नमस्कार दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य अपने छोटे से गौड़ साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना और भारत में अपने साम्राज्य स्थापित करना था। लेकिन बहुत से इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि गजनी में अपने नवीनतम साम्राज्य को समृद्ध और सुदृढ़ करने के लिए मोहम्मद गौरी को धन की आवश्यकता थी। इस धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने भारत में लूट की नीति अपनाई, जहाँ पर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। मोहम्मद गौरी गजनी के एक कबीले के सरदार गयासुद्दीन का छोटा भाई था। जिस समय गजनी का शासक कमज़ोर हो गया तो गयासुद्दीन ने गजनी पर अपना अधिकार कर दिया। गयासुद्दीन ने जब गजनी पर अधिकार कर दिया तो 1173 ईस्वी में उसने अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक शासन किया। शासक बनने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम मुल्तान पर अपना अधिकार किया और वहाँ पर लूटपाट की। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अनिलवाड़ा गुजरात पर आक्रमण किया, जहाँ पर चालुक्य वंश के शासक भीमदेव द्वितीय का शासन था, जहाँ पर मोहम्मद गौरी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा, जहाँ पर बहुत सारे मुसलमान सरदार और सिपाही मारे गए और मोहम्मद गौरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। गुजरात में मिली हार के बाद मोहम्मद गौरी ने मुल्तान और सिंध का रास्ता त्याग दिया और उसने अब पंजाब में प्रवेश करने की सोची, तो इसलिए उसने पेशावर को अपने अधीन कर दिया। पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर आक्रमण किया और 1181 ईस्वी में पुनः पंजाब पर भारत में विद्यमान अपने मुसलमान विरोधियों के खिलाफ पंजाब में बड़ा आक्रमण करके उनको पूरी तरह से गद्दी से हटा दिया और 1186 ईस्वी में लाहौर पंजाब को घेर कर उसने उसको अपने गजनी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। उत्तर भारत में 3 ऐसे शक्तिशाली राज्य थे जो अपने सैन्य संगठन, शौर्य, वीरता और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। इसमें से प्रमुख चालुक्य वंश के प्रमुख शासक भीमदेव द्वितीय का राज्य गुजरात में विद्यमान था और चौहान वंश के प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान का राज्य दिल्ली और अजमेर में विद्यमान था और साथ में कन्नौज के शासक जयचंद का भी एक शक्तिशाली राज्य था। अपने क्षेत्र विस्तार और लूट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मोहम्मद गौरी ने एक बड़े सेना के साथ 1191 ईस्वी में बठिंडा के एक दुर्ग पर अधिकार किया, जो कि दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के अधीनस्थ क्षेत्र में आता था और वहाँ पर अधिकार करके उसने भारी लूटपाट की और तराइन का प्रथम युद्ध निश्चित हो गया। यह बात जब राजपूत चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो उन्होंने दिल्ली और अजमेर से अपनी सेनाएं संगठित करके बठिंडा की ओर कूच किया और बठिंडा के दुर्ग को बचाने के लिए वो मोहम्मद गौरी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। समकालीन इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना में 2 लाख घुड़सवार, 3000 हाथी और इसके अतिरिक्त पैदल सेना भारी मात्रा में थी, लेकिन अन्य इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है। अन्य इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अनेक शासकों को संगठित करके अपने साथ युद्ध करने के लिए ले गया था, जो मोहम्मद गौरी से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। इतिहासकारों का विचार है कि अत्यधिक युद्ध लड़ने के कारण मोहम्मद गौरी की सेना में अत्यधिक युद्ध कौशल में निपुण सिपाही विद्यमान थे और इस प्रकार के युद्ध कौशल में प्रवीण सिपाहियों का मुकाबला करने में राजपूत शासक और सिपाही पूरी तरह निपुण थे। इस प्रकार की संगठित और उत्कृष्ट सेना को लेकर पृथ्वीराज चौहान शत्रु की सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी ओर से मोहम्मद गौरी की सेना भी आगे बढ़ी। दोनों सेनाओं का मुकाबला थानेश्वर से 14 मील की दूरी पर तराइन के एक गांव के मैदान में हुआ। सिपाहियों ने अपने श्रेष्ठतम युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपनी तलवार के जौहर दिखाई और गौरी की सेना को नानी याद दिलाई। देखते देखते ही मोहम्मद गौरी की सेना के पांव उखड़ गए। मोहम्मद गौरी भी स्वयं बुरी तरह से जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़ा। एक खिलजी नामक दास ने उसकी जान बचाई और गौरी की सेना बुरी तरह से पराजित
हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। मोहम्मद गौरी जान बचाकर भाग निकला। इतिहासकारों का विचार है कि इस अपमानजनक हार के कारण महमूद गजनबी अपमानित महसूस करता हुआ दूसरे युद्ध की तैयारी के लिए जुट गया और राजपूत शासकों ने विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रणनीति नहीं बनाई। लेकिन मोहम्मद गौरी अपनी इस अपमानजनक पराजय का बदला लेने के लिए सैन्य तैयारी में जुट गया। इसके एक वर्ष बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में 1,20,000 चुनिंदा घुड़सवारों की सेना लेकर पुनः भारत की ओर प्रस्थान किया। लाहौर पहुंचने पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास अपना दूत भेजा और उसको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा गया और साथ में उसको इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया। लेकिन राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान को यह बात मान्य नहीं थी, इसलिए वह राजपूत शासकों को संगठित करके अपनी एक विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा। लेकिन कन्नौज के शासक जयचंद ने अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। वो इस प्रकार दोनों सेना पुनः 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में आ डटी और फिर से मुकाबला शुरू हुआ। दोनों सेनाएं बहुत वीरता और साहस से लड़ी। मोहम्मद गौरी ने अपनी सेनाओं को 5 भागों में विभक्त किया था। 4 भागों को उन्होंने भारतीय वीर राजपूत सिपाहियों से लड़ाया, एक भाग को रिजर्व रखा। संध्या समय में जब राजपूत शासक पूरे दिन लड़ाई में लड़ते लड़ते पूरी तरह से थक चुके थे, मोहम्मद गौरी ने सेना का वो 5वां रिजर्व भाग युद्ध मैदान में उतारा, जिसके कारण ताज़ा शक्ति के साथ और ताज़ा ऊर्जा के साथ उन सिपाहियों ने युद्ध लड़ा, जिसके कारण राजपूत शासक की सेना के पांव उखड़ने लगे और राजपूत सेना का सेनापति खांडवराव की मौत हो गई, जिसके कारण राजपूत सिपाहियों के पांव उखड़ गए। राजपूत सिपाहियों में भागदौड़ मच गई। साथ में राजपूत शासक जयचंद ने भी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ महमूद गौरी की सहायता के लिए अपने कुछ सरदार भेजे, जिसके कारण भारतीय सेना के पूरी तरह से पांव उखड़ गए। अंत में पृथ्वीराज चौहान को युद्ध का मैदान छोड़कर हाथी से उतरकर घोड़े में भागना पड़ा, परंतु सरस्वती नदी के किनारे वह मोहम्मद गौरी के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया गया, जिसके कारण उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार राजपूत शासकों का पृथ्वीराज चौहान का साथ ना देना उसकी हार का एक बड़ा कारण बना, जिसके कारण मोहम्मद गौरी के हाथों दिल्ली और अजमेर का एक बड़ा क्षेत्र लगा। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर में भारी लूटपाट की, लेकिन अभी उन्होंने प्रत्यक्ष अधिकार नहीं किया। अजमेर में उन्होंने जागीर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को सौंप दी और दिल्ली की जागीर उन्होंने खांडवराव तमोर को सौंप दी। ऐसा करने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने एक विश्वसनीय दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में प्रतिनिधि बनाकर छोड़ दिया और स्वयं वापिस गजनी चला गया। मोहम्मद गौरी के वापिस जाते ही भारत में विद्रोह की चिंगारी फूट उठी, लेकिन उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और अजमेर के विद्रोह को दबाकर उसको अपने अधीन कर लिया और दिल्ली को अपनी राजधानी बना दी। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः वापिस आया और दिल्ली और गौर से आने वाली भारी सेना के साथ वह कन्नौज के शासक जयचंद की अधीनस्थ क्षेत्र की ओर बढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक का सामना करने के लिए जयचंद राठौर आगे बढ़ा। चंदवारा नामक स्थान पर दोनों सेनाएं टकराई। जयचंद के राजपूती सिपाहियों ने गौरी की सेना को बुरी तरह से दबाया हुआ था। जयचंद की सेना गौरी की सेना के पांव उखाड़ने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जयचंद की आंख में एक तीर आकर लगा, जिसके कारण वो घोड़े से गिर पड़ा और इसके कारण राजपूत सिपाहियों में भागदौड़ मच गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया, जिसके कारण जयचंद राठौर मारा गया और कन्नौज पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। इस बड़ी हार के बाद महमूद गजनबी के हाथों में जयचंद के कोष से भारी संपत्ति हाथ लगी, जिसको वह 1400 ऊँटों को लाद कर गजनी ले गया, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं थी। इस विजय के बाद मोहम्मद गौरी गौर या गजनी वापिस चला गया
और अपना प्रतिनिधि या गवर्नर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके भारत में भारी सेना के साथ छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय अभियान जारी रखा। 1196 और 97 ईस्वी को गुजरात को विजय किया। इसके बाद उसने बिहार पर भी अपना कब्जा कर लिया। बंगाल को भी 1198 ईस्वी में उसने विजय किया और कलिंजर पर भी उन्होंने 1202 और 3 ईस्वी में अपना अधिकार किया। मोहम्मद गौरी के भाई की 1203 ईस्वी में मौत हो गई। यह देखकर खोखरू ने विद्रोह कर दिया और शाह नामक एक सरदार ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया और 1206 ईस्वी में खोखरू को हराकर और उनको नष्ट करके मोहम्मद गौरी वापस गजनी जा रहा था, तो कुछ इस्लामी कबीले के लोग जो खोखर थे उन्होंने उस समय मोहम्मद गौरी के शिविर में प्रवेश किया जब वो आराम कर रहा था। इस प्रकार 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी को उन्होंने कत्ल कर दिया। उसके शरीर को गजनी ले जाया गया और उसे वहाँ दफना दिया गया।